नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। खतरों के खिलाड़ी टाइप में ये थोड़ा कार्यक्रम होगा रिस्की, इसलिए इस कार्यक्रम में मेरे साथ भाऊ हैं, क्योंकि ये काम हम दोनों करेंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे। तो अब शुरुआत में ही भाऊ को जोड़ लीजिए। भाऊ, स्वागत है आपका। मैंने कार्यक्रम इंट्रोड्यूस करने के पहले याद जोड़ा आपको। दरअसल राहुल गांधी को ज्ञान देने वाले जज साहब, जिन्हें आप इतिहासकार और भूगोलवेत्ता भी कह सकते हैं, वो खुद फंस गए हैं। फंस इसलिए गए क्योंकि उन्होंने बाकायदे राहुल गांधी को भूगोलवेत्ता के रूप में ज्ञान दिया था कि कैसे सच्चा भारतीय होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसे क्या काम करना चाहिए। उनको बताए हुए 24 घंटा भी नहीं बीता था, प्रियंका गांधी अपने भाई के तरफ से मैदान में उतरी और उन्होंने जज साहब को उनका काम बता दिया। इंडिया गठबंधन ने इस पूरे खेल को खोल दिया। एक मीटिंग हुई और मीटिंग में ज्वाइंट प्रेस रिलीज जारी हुआ, जो स्टेटमेंट कहा जाए, ज्वाइंट स्टेटमेंट इंडिया अलायंस की तरफ से। सामान्य रूप से अगर इसको देखें तो खबर बहुत बहुत हल्की फुल्की नजर आएगी कि इसमें क्या है, जज साहब ने बोला और उस पर विरोध जता दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारे पूरी जुडिशरी, जो पूरा हमारी न्यायिक व्यवस्था है, उस न्यायिक व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करने वाला विषय है। सबसे पहले मैं प्रियंका गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया वो खबर आपको दिखा दूं। प्रियंका गांधी ने कहा, कौन सच्चा भारतीय ये तय करना जजों का काम नहीं, मेरा भाई करता है सेना का सम्मान। राहुल के बचाव में प्रियंका गांधी, ये उन्होंने लिखा बचाव, लेकिन ये बचाव है या जुडिशरी को सबक है, एक बहुत बड़ी सबक है, यही विषय समझना है। प्रियंका ने क्या कहा उसको सुनवा भी देते हैं। सुनवाइए कंट्रोल रूम फटाफट। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। एलओपी का क्या कर्तव्य है ये बता दिया, और जज साहब का क्या कर्तव्य है ये भी बताने की कोशिश की। लेकिन जब सच्चा भारतीय कौन, ये फैसला इस देश की सर्वोच्च अदालत करने की कोशिश कर रही है, तो इंडिया अलायंस की बैठक में क्या हुआ वो भी बताना जरूरी है। इंडिया अलायंस की बैठक हुई, खबर लाइए जरा इंडिया अलायंस की बैठक वाली। राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका के साथ इंडी ब्लॉक, कहा अदालत नहीं तय कर सकती कि कौन सच्चा भारतीय है। दरअसल इंडी ब्लॉक, इंडिया गठबंधन लिखने पर सत्ता के नाराजगी का खतरा है, इसलिए इंडी ब्लॉक लिखते हैं आजकल मीडिया के लोग। जो मीटिंग हुई उस मीटिंग के फोटोग्राफ जरा दिखाइए। मीटिंग देखिए, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, उनके बगल में प्रोफेसर राम गोपाल हैं, फिर जयराम रमेश और बाकी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स सभी बैठे हुए हैं। इस बैठक के खत्म होने के बाद तरुण गोगोई ने, गौरव गोगोई ने, क्षमा कीजिएगा उनके पिताजी का नाम आ गया, गौरव गोगोई ने बाहर आकर के मीडिया को बताया कि इस मीटिंग में क्या हुआ। जरा गौरव गोगोई को सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट के जज का जो बयान आदरणीय राहुल गांधी जी पर था, वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही आश्चर्यजनक। और इसको लेकर हमने और भी चर्चा की, और
वो सब बातें हम आपके समक्ष नहीं रखेंगे, लेकिन एक प्रेस रिलीज हमने वहाँ पे हमने इस निर्णय पर हम आए, सभी नेता हैं, कि एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट आज जाना चाहिए इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स के तरफ से, और वो बयान अभी हमने दे दिया है, जिसमें हमने कहा है कि राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकार पर आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी दी, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के अधिकारों की एक सीमा बांधने की कोशिश हम समझ सकते हैं। तो वही आज प्रेस स्टेटमेंट में लिखा भी है that the remark of the judge of the Supreme Court is both extraordinary and unwarranted। विशेष रूप से लोकसभा के विरोधी दल के सभापति आदरणीय राहुल गांधी जी का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दे उठाएं, और जब देश के सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब सत्ता पक्ष सवालों के उत्तर देने से हिचकिचाती है, तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि सरकार को सवाल पूछे। अब ये दोनों हो गया। कुछ और जरूरी है दिखाना दीपांकर दत्ता से कुछ सवाल देश के भी हैं। वो देश के सवाल क्या हैं उसके लिए आप खबरें देखिए, जरा खबर लाइए सामने, अगली खबर जो है वो स्क्रीन पर ले आइए। ये देखिए, ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। चाइना हैज ऑक्युपाइड 50 to 60 किलोमीटर ऑफ इंडियन टेरिटरी सेज बीजेपी एमपी तापिर गांव। ये भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के सांसद हैं तापिर साहब, और इन्होंने बताया कि चाइना ने 50 से 60 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को कब्जे में ले लिया है। अब ये देखिए, यहां पर दीपांकर दत्ता को, सांसद महोदय को ही बुला लेना चाहिए था। नेक्स्ट खबर लाइए। नेक्स्ट खबर में बहुत सारा दायित्व तो बढ़ जाएगा दीपांकर दत्ता साहब का। सैटेलाइट इमेजेज शोज चाइना हैज बिल्ट विलेजेज रोड नियर बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश, इंडियन आर्मी सोर्सेज। भारतीय जो है सेना के सूत्रों से ये खबर लगाई गई कि सैटेलाइट इमेज ये बता रहे हैं कि चीन ने सीमा के पास गांव और रोड बनाए हैं। इसका सैटेलाइट इमेज जो फोटो लगाया है वो भी दिखा दीजिए। देखिए, ओल्ड रोड, न्यू रोड, चाइना विलेज क्लोजअप करके सारा सैटेलाइट इमेज है। अब ये सैटेलाइट इमेज शायद दीपांकर दत्ता साहब ने देखा, नहीं देखा। नेक्स्ट खबर ले आइए। अगली खबर, एक खबर नहीं है, काफी खबरें हैं इसलिए हम सब दिखा देते हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी का 5/12/2021 का ट्वीट है। 5/12/2021। आफ्टर लद्दाख, चाइनीज इन्फ्लुएंस हैज रीच्ड इनसाइड ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। चाइनीज आर इम्बोल्डेंड बाई कोई आया नहीं and are on to insurgency in northeast through agents in Myanmar such as in killing in Manipur. Modi needs to stand up and fight the Chinese, not pretend no one came। मतलब कोई नहीं आया कि लाइन से आगे बढ़े और मोदी खड़े हो जाए, भाई लड़े चाइनीज से। अब 2022 का दिखाइए ट्वीट, 2022 का, 20/8/2022। मोदीज गवर्नमेंट हैज सरेंडर टू चाइनाज थ्रेट। सरेंडर कर दिया चीन की धमकी से। द टू बाबूज बाबूज मतलब बाबू जो सरकारी बाबू होते हैं, टर्न कैबिनेट लेवल एडवाइजर टू मोदी मेक इंडिया swallow all humiliation। Even Galwan Hill has been gifted as was कैलाश हिल। जैसे कैलाश पर्वत दिया गया था, कैलाश की चोटी दी गई थी श्रृंखला, वैसे ही गलवान हिल भी गिफ्ट कर दिया गया। डेप्सांग हैज बीन लॉस्ट अर्लियर। इससे पहले डेप्सांग हम खो चुके हैं। सिल कोई नहीं आया। मोदी विल नॉट नेम चाइना एग्रेसर। मोदी चाइना एग्रेसर जो है, चाइना का जो घुसपैठ है उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। चीन का तो नाम लेते ही नहीं, कोई नहीं आए पे टिके हैं। 2023 का लाइए ट्वीट, 2023, ये 24/7/2023। देखिए, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी में है। इफ मोदी कैन अलाउ चाइना टू ग्रैब
4056 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियाज अनडिस्प्यूटेड लैंड इन लद्दाख सिंस अप्रैल 2020। ये तो वो तो 2000 किलोमीटर की बात थी। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मोदी ने अलाउ किया 4056 स्क्वायर किलोमीटर जो है कब्जा करने के लिए, एंड एट डिक्लेयर, और उसके बाद भी ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि कोई नहीं आया। एज आल्सो रिफ्यूज टू नेम चाइना एज एग्रेसर, उसके बाद भी मतलब आक्रमणकारी या घुसपैठिए के रूप में चाइना का नाम भी लेने से बच रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं। देन ही इज प्राइमा फेसिया कंप्रोमाइज्ड बाय चाइना। इसका मतलब है कि प्रथम दृष्टया वो चीन से समझौता कर चुके हैं, कंप्रोमाइज कर चुके हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी के 3 ट्वीट थे। सेना के सूत्रों से जो खबर लगी वो आपने देख लिया, और भाजपा के सांसद ने जो कहा वो देख लिया। ऐसे में चीन का सवाल, सुप्रीम कोर्ट से दीपांकर दत्ता का ये सवाल कि क्या राहुल ने देखा कि घुसपैठ नहीं हुआ, तो इन सभी लोगों को या तो झुठलाया जाए, इनको भी कटघरे में खड़ा किया जाए, या ये सवाल भी क्या नहीं होगा भाऊ कि दीपांकर दत्ता ने क्या जा करके वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि घुसपैठ नहीं हुई है, या घुसपैठ को छुपा लेना ही सच्चा भारतीय होने का मतलब है, घुसपैठ छुपा ले। देखिए आशीष जी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशियरी की हम पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन जैसा जुडिशियरी हमेशा कहती है कि वो कस्टोडियन है संविधान की, और कोई भी गलत काम करते हैं तो उसमें इंटरवेन करने का उनको अधिकार है। यदि ये संविधान जनता ने जनता के लिए समर्पित किया है तो आम आदमी को भी न्यायपालिका को सवाल पूछने का अधिकार है। न्यायपालिका अपने आप को संविधान के ऊपर ना समझे, क्योंकि भूषण गवई जी ने कहा था कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों संविधान के निहित काम करते हैं और तीनों बराबर है, कोई एक दूसरे से। लेकिन ये तीनों देश की जनता के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये संविधान जनता ने जनता को समर्पित किया है। ऐसे में सवाल ये है, अब लेटेस्ट छोड़ दीजिए चाइना, अमेरिका का राष्ट्रपति छोटा मोटा आदमी नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे सुनने में आया कि 5 प्लेन गिर गए। हमारे चीफ जो सीडीएस है चौहान साहब, वो कहते हैं कि कुछ नुकसान हुआ, प्लेन छोड़ दिए, कितने गिरे, कोई कहते हैं कितने गिरे, कोई कहते हैं कितने गिरे। अरे युद्ध होगा, दीपांकर दत्ता जी ने कहा युद्ध होगा तो दोनों तरफ नुकसान होगा, हमारे 20 मारे जाएंगे, उनके भी 40 मारे जाएंगे, लेकिन हमारे 20 मारे गए ये तो हम बताएं। जब हमारे प्लेन गिरे ही नहीं कि ये सरकार अभी तक पूरा सिंदूर निकल गया है डिस्कशन 16 घंटे का, लेकिन जैसा भी पूछो कि प्लेन कितने गिरे, बोले तुम आर्मी को गाली दे रहे हो। इसमें आर्मी की गाली कहां से हो गई? 1962 का चाइना के साथ युद्ध हम हारे हैं आशीष, लेकिन इसके बाद भी इस देश को गर्व है अपने आर्मी पे। हम हारे हैं 1962 का क्योंकि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर थी। मेरे देश के फौज ने कोई बहादुरी दिखाने में कम नहीं किया, सब शहादत दी है, सीने पे गोली झेली, पोस्ट छोड़ के कोई नहीं भागा। युद्ध हार या जीत नहीं, मेरे सेना पे मुझे गर्व है, लेकिन सेना का कल नुकसान होता है तो उस नुकसान का आकलन करना भी देश का काम है। हम सेना को क्या गाय बकरे जैसे मतलब स्लॉटर हाउस में छोड़ देंगे? मेरे सेना के 2 जवान भी तिरंगे में लपटे आते हैं तो पूरा देश गम में हो जाता है। यह अधिकार है हमको पूछने का। ऑपरेशन सिंदूर में हमने विजय हासिल की, इसमें कोई दो मत नहीं। भारतीय सेना का परचम बुलंद हो, इसमें कोई ये नहीं है, दो मत है ही नहीं। लेकिन सरकार के ऊपर सवाल पूछो तो बोले सेना के ऊपर पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। जब घुसपैठ ही नहीं हुई तो चीन वापस कहां से गया? सवाल ये है। बार बार घुसपैठ की खबरें आती थी, जब भी चीन की घुसपैठ की बात करो आप चीनी हो गए, आप देशद्रोही हो गए। और इसी भाषा में यदि न्यायपालिका बात करने लगे तो फिर न्यायपालिका क्या सत्ता पक्ष का एक प्रकोष्ठ हो गया है?
सवाल तो उठेगा। हम्म। भाई आप बताइए ना, सरकार स्टेटमेंट दे कितने जमीन पे, क्या सरकार ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत की इतनी भूमि चाइना ने हड़प की है? क्या सरकार ने स्टेटमेंट दिया? एक पत्र आता है बीजेपी के सांसद से जो अरुणाचल प्रदेश से है, वो कहता है कि मेरे यहां इतनी जमीन चली गई। लद्दाख का सांसद बोलता है कि मेरे यहां की इतनी जमीन चाइना कब्जा कर गया है। सैटेलाइट इमेज बोलते कि आर्मी बोलते कि उन्होंने सैटेलाइट सारे वायलेशन, जो अपने एलओसी के सारे वायलेशन तोड़ते हुए रोड भी बनाए और गांव भी बसा रहे हो। जो नो मैंस लैंड थी वो उन्होंने अपनी ले ली, और हमारी जो गोचर की जमीन थी उसमें नो मैंस लैंड कर दिया। ये जब सारी खबरें आएगी तो क्या देश के जो शैडो गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, आपका न्यायपालिका का दायित्व संविधान के प्रति होगा, लेकिन किसी भी सांसद का दायित्व इस देश की जनता के प्रति है, अपने लोकसभा क्षेत्र के जनता के प्रति है, अपने मतदाता के प्रति है। और लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे देश के विपक्ष को, यदि सत्ता पक्ष के पास 35% वोट है तो 65% वोट विपक्ष के है, ये मान के चलिए। वो उसको रिप्रेजेंट करता है। क्या देश ये जानना नहीं चाहेगा कि चाइना की बॉर्डर पे पोजीशन क्या है? देश हमारा नहीं है, सिर्फ सत्ता में बैठने वालों का ही देश है। और यदि बोर्ड पूछा तो आप बताने को तैयार नहीं है, तो जो सूचना हमारे पास है हम बोलेंगे। सरकार आंकड़ा देना, सरकार कहे कि इतनी भूमि पर चाइना आया है, हम वो मान लेंगे। सरकार की बात न मानने के लिए हम कौन होते हैं? हम तो मानते हैं, हम तो हमारी फौज की बात मानते हैं। फौज ने कहा नुकसान हुआ तो हमने कहा नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ यह पूछने पे फौज का अपमान कैसे? किसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम हार गए, किस माई के लाल ने कहा? किसी मुस्लिम लीग के मेंबर ने भी नहीं कहा होगा कि हम हारे हैं, हम डर की चोट पे जीते। लेकिन युद्ध में, जैसा कि दीपांकर जी ने खुद कहा, कि नुकसान तो होता है दोनों तरफ से। और ये कौन सी बात होती है कि आप वहां गए थे क्या? जज साहब कितने विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि 2000 किलोमीटर नहीं है। सरकार से ऐसे टाइम पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि न्यायपालिका सरकार से नोटिस देते, पूछती ये 2000 किलोमीटर बोल रहा है, आप जरा बताइए सही सही स्थिति क्या है। सरकार को तो सामने आके बताने दें। क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जब भी बात की जाती है, पाकिस्तान के काबिले वाले कबीलाई लोग आ गए, उन्होंने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया जो पाकिस्तान में है, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। क्या पीओके की बात करना सैन्य का अपमान है? जब भी पीओके की बात होती है, या 1962 में जो साइचिन वाला हिस्सा ऊपर से चला गया, क्या उसकी बात करना आर्मी को गाली देना है? क्या आर्मी का अपमान है? जो ये आर्मी का अपमान करते हैं वो सही मायने में आर्मी को गाली देते हैं। अरे 1962 में भी जाके देखिए, जरा फ्रंट पे जाके देखिए, चाइना के कितने शहादत की कहानियां मिलेगी आपको। आज भी उन शहीदों के नाम मंदिर है वहां पे बने हुए, और लोग आज भी नतमस्तक होते हैं वहां पर। पानीपत में मराठे हार गए तो क्या मराठे के शौर्य का कमी हुआ क्या? पानीपत में मराठे हारे जरूर, लेकिन अब्दाली को एक सबक सिखा के हारे। उसके बाद अब्दाली ने कभी मुंह तोड़ के देखा नहीं भारत की तरफ, और जाने के पहले अब्दाली ने मराठों को हिंदुस्तान सौंप के गया, ये आप ही संभाल सकते हैं भाई, आपसे बड़ा वॉरियर कोई नहीं। हार जीत होती है, लेकिन कभी मराठी फौज के शौर्य का कोई गाली नहीं देगा।
तो यह आपने कैसा समझ लिया कि आर्मी का अपमान हो गया? एक ने बोल दिया आर्मी का अपमान हो गया, न्यायपालिका ने मान लिया आर्मी का अपमान हो गया। फिर साइचिन की बात करो तो आर्मी का अपमान है, फिर आप पीओके की बात करो तो आर्मी का अपमान है। नहीं, आर्मी के अपमान से ऊपर एक मामला है ना भाऊ, आर्मी के से ऊपर आर्मी की बात भी यहाँ पे कम आई है, ना के बराबर है। बात है कि सच्चा भारतीय जो सवाल करेगा वो क्या सच्चा भारतीय नहीं। प्रॉब्लम ये है ना आशीष, ये केस ये था कि आर्मी का अपमान किया, और जब ये केस सुनने के लिए आया तो उन्होंने कहा कि आप सच्चे भारतीय होते ऐसी बात करें कैसे करेंगे? अरे सच्चा भारतीय अपने बाप अपने घर में अपने पिता को नहीं पूछूंगा कि ये घर गिरवी रखा है कि नहीं रखा है, ये साहूकार क्यों दरवाजे पे रोज रोज आ रहा है, ये पिता को नहीं पूछूंगा कि साहूकार को पीटूंगा। कहीं तो आकलन होगा ना चाहिए। असली सवाल वही सर्वोच्च न्यायालय के जजेस मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं, अपना दर्द शेयर कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों ने इस देश में ठेका लेके रखा है देशभक्ति का, बस वही देशभक्ति जानते हैं, बाकी सब देशद्रोही है। ये पहला केस नहीं हुआ आशीष, इसके पहले भी हुआ है। मैं दिखाता हूं आपको ना, दिखाता हूं। यही माननीय जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच थी और सावरकर वाला मामला। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में बार बार मास्टर ऑफ रोस्टर की बात होती है। गवई साहब, हालांकि उनके भाषण तो बड़े अच्छे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं लूंगा, लेकिन मास्टर ऑफ रोस्टर की भूमिका में सीजेआई होते हैं। दीपांकर दत्ता के ही बेंच में ये सारे केस जाते हैं, राहुल गांधी को जब फटकार दुत्कार जो करना होता है। एक केस और है, जरा दिखाइए उसका खाली क्लिप, एक फोटो दिखा देता हूं, बाकी डिटेल अभी चर्चा में आ जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जब सावरकर मानहानि वाला केस आया तो क्या कहा था, आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं, एक राजनीतिक दल के नेता हैं, आप उस महाराष्ट्र में जाकर सावरकर के खिलाफ बयान देते हैं जहां उनकी पूजा की जाती है। मैं तो आपको जानता हूं महाराष्ट्र से, मैं तो कभी आपके घर में नहीं देखा कि मंदिर में सावरकर की फोटो लगी हो, लेकिन फिर भी जहां उनकी पूजा की जाती है, ऐसा मत करिए। आप ऐसे बयान क्यों देते हैं? आपको इस तरह की बातें बोलकर परेशानी नहीं पैदा करना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता, सुप्रीम कोर्ट। ये बताइए, दीपांकर दत्ता जी को मैं केस और बताना चाहता हूं। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, पूरा देश जानता है। आज भी नथुराम गोडसे का जो घर है वहां पे उनका अस्थि कलश रखा हुआ है, अस्थि का विसर्जन नहीं हुआ है, और आज भी कई लोग जाके उस अस्थि के सामने पूजा करते हैं, नतमस्तक होते हैं। इस देश में नथुराम गोडसे की जयंती मनाने वाले लोग भी हैं। इस देश के पार्लियामेंट के पटल पर एक संसद सदस्य ने कहा था कि नथुराम गोडसे मेरे रोल मॉडल है। तो कल नथुराम गोडसे को महात्मा गांधी का हत्यारा बोलने पे आप ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में वो पूजे जाते, आप क्यों कहते? इस देश में तो रावण भी पूजा जाता है। कई गांव हैं जहां रावण का ससुराल है, वहां तो रावण की पूजा होती है। तो रावण के खिलाफ बोलना भी पाप हो गया क्या? या रावण के जो एक पर्सनैलिटी थी, रावण का जो विलेनियस रूप था, रावण एक खलनायक के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, उसका बात करना गलत होगा क्या? सवाल ये है, इशू क्या था? राहुल गांधी ने क्या बोला था सावरकर जी के बारे में? ये माफी वीर है, इन्होंने सरकार से पेंशन ली, मैं सावरकर जैसी माफी नहीं मांगूंगा। सैकड़ों लेटर है माफी के। यदि वो लेटर गड़बड़ है, लेटर फ्रॉड है, तो आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए गलत है। आप राहुल गांधी को फांसी पे टांग दीजिए। लेकिन हर व्यक्ति की जीवन के कई पहलू होते हैं। महात्मा गांधी की पूजा विश्व करता है, लेकिन इस महात्मा गांधी से नफरत करने वाले इसी देश में पड़े हुए हैं, थोक में भरे हैं। आंबेडकर जी की पूजा करने वाले थोक में भरे हैं। लेकिन आंबेडकर जी ने यदि ये कहा दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए कि मैं राम
राम सीता लक्ष्मण को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं किसी देवताओं को नहीं मानूंगा, मैं किसी देवता के अवतार को नहीं मानूंगा। यदि जो बाबा साहेब आंबेडकर ने लाखों लोगों को दीक्षा दी, उसमें सीजीआई का परिवार भी था, दत्ता जी को हम बताएं। तो यदि वो उद्बोधन यदि हमने सुना या कहा या कोट किया, तो ये हिंदू धर्म का अपमान कहां से हो गया? मैं एक सनातनी हिंदू हूं, घर से पूजा करके निकलता हूं, लेकिन आंबेडकर जी की इज्जत करता हूं, आंबेडकर जी को रोल मॉडल मानता हूं। और आंबेडकर जी के बारे में बोलते हुए दीक्षा भूमि में उन्होंने कहा क्या, यदि ये मैंने कहा तो मैं सनातन द्रोही हो गया। सावरकर जी के जीवन के अच्छे पहलू भी होंगे, हो सकता है कुछ पहलू में ऐसा भी दिखाई देता होगा कि वो देश की आजादी के लिए लड़े, उसको भी कोई मना नहीं करता, लेकिन उन्होंने माफी मांगी। वो पेंशन पे थे, उन्होंने सरदार पटेल के खिलाफ पत्र लिखे। जब सारे संस्थान विलीन हो रहे थे भारत में, तो उन्होंने उस्काया लोगों को, मत विलीन हो जाओ। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है। पूजा तो कौन किसी की करता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन होता है। सवाल यह है कि जजेस को जो पॉइंट ऑफ लॉ पॉइंट पे जो बात होनी है उस पे करिए ना, जो सब्जेक्ट मैटर है उस पे करिए। सर्वोच्च न्यायालय है, ये लोकल छोटा कोर्ट थोड़ी है कि जहां पूरा केस का पूरा पहली बार केस आता है तो केस के सभी पहलुओं से एंगल करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तो सिर्फ उस पॉइंट पे बात होती है जिस पॉइंट पे लॉ पॉइंट होता है कि साहब हम इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में आए क्योंकि हमको लगता है कि हाई कोर्ट ने बात सुनी नहीं। वो बात सुन लीजिए। पूरा केस तो सुना ही नहीं, पूरा केस तो नहीं खुलता सुप्रीम कोर्ट में। आप राहत भी देंगे और आप टिप्पणी करके एक उसके इमेज पे धब्बा लगा देंगे। आपने कहा कि सावरकर पूजे जाते महाराष्ट्र में, तो आप सावरकर के खिलाफ नहीं बोलते। भाई उसी महाराष्ट्र में दीवार पिक्चर भी बनी थी जिसमें अमिताभ बच्चन आके भगवान से लड़ लेते हैं। नहीं, आज बाबा साहब तो होते, वो तो आंबेडकर मतलब वो तो दीवार बैन हो जानी चाहिए। कैसा भगवान से लड़ लेगा भाई तू? आज बाबा साहब होते तो बैन हो जाते। आज क्या टिप्पणी करते दीपांकर दत्ता? बोलते भैया आपको नहीं भगवान में विश्वास ठीक है, लेकिन पब्लिकली बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, कंट्रोल करो भाई। मैंने क्या कहा आपको आदर होगा, आपको बहुत आदर होगा सावरकर के बारे में, लेकिन जब न्यायाधीश न्यायपालिका में जब न्यायाधीश उस कुर्सी पे बैठता है तो उसको निष्पक्ष होना चाहिए, उसी बात पे फोकस कर लेना चाहिए जिस बात पे बात करनी। राहुल गांधी ने कतई सावरकर को देशद्रोही नहीं कहा। इस बारे में मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करने को तैयार हूं। उन्होंने देशद्रोही यह शब्द ही यूज नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो माफी वीर थे, उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। इसमें क्या हुआ? झांसी की रानी मर गई, लेकिन सिंधिया जी ने दरवाजा नहीं खोला गेट का, किले का। ये वस्तुस्थिति इतिहास है। अब सिंधिया परिवार पूरा बीजेपी में, इसलिए आप झांसी की रानी का बात भी नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। वर्तमान सिंधिया परिवार को तो कोई गाली नहीं देता, लेकिन जो हुआ उसके बारे में तो इतिहास को तो आप नकार नहीं सकते। तो कुछ बातें तो आपको उस जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। आपको यह बोल देना चाहिए था कि आपने सावरकर जी के बारे में बोला, वो वंदनीय है, आप प्रूफ लेके आइए।
और यदि आप नहीं ला पाए तो फिर आप पे सजा होगी। आप सरकार को नोटिस देते चाइना के मामले में। राहुल गांधी कहते 2000 एकड़ 2000 किलोमीटर पे चाइना कब्जा कर रखा है। आप जरा अपनी तरफ से बताइए कितने एरिया में कब्जा है। सरकार बोलती ना कि 1 मतलब 1 इंच भी नहीं दी हमने। सरकार बोले तो सही, स्टेटमेंट तो दे। तो फिर सवाल उठेगा अरुणाचल प्रदेश का एमपी आपके पार्टी में क्या कर रहा है, लद्दाख का एमपी क्या कर रहा है, सेना जो क्लेम कर रही है वो फिर क्या गलत है क्या? फिर सेना को गलत कहने वाली सेना का अपमान नहीं कर रहे क्या? कई सवालों की बौछार हो जाएगी। इसलिए और आए दिन भाई ये तो वो समाज है आशीष, और ये हमारी कल्चर है जहां वाद विवाद और चर्चाएं तो चलती रहती है। अब 2014 के बाद सिर्फ चाय पे ही चर्चा होने लगी है, आम चर्चा नहीं। बौद्धिक भी होता है। अब मुझे बताइए, संघ के एक बड़े इवेंट में प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया था। प्रणब दा गए, प्रणब दा बोले। संघ चालक मोहन भागवत जी ने कहा कि प्रणब दा यहां आए, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संघ ज्वाइन कर लिया। उनकी अपनी विचारधारा अपनी जगह पे है, लेकिन प्रणब दा का राजनीतिक इतना जो उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने जो देखा है भारत को डेवलप होते हुए, वो एक्सपीरियंस यदि संघ के बाकी लोग सुने तो गलत क्या है। और प्रणब दा ने भी कहा कि मैं मेरी विचारधारा के साथ आया हूं यहां पर, लेकिन बात यह है कि यदि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस साझा करना चाहते तो मैं बिल्कुल करूंगा। महात्मा गांधी ने भी संघ को विजिट किया था, तो महात्मा गांधी काली टोपी और चड्डी पहन के संघ शाखा तो नहीं ज्वाइन किए थे, लेकिन महात्मा गांधी गए थे। परहेज किस बात का? किसी मुसलमान के यहां ईद के लिए जाना, ईद के दिन जाना, आप मुस्लिम धर्म स्वीकार थोड़ी करते हो। या कोई दिवाली में आपको विश करने आया तो वो हिंदू थोड़ी होता है। ये समाज का ताना बाना है, बोलने की अधिकार है आपको। इससे ज्यादा गलिच्छ भाषा में पार्लियामेंट में होता है वाद विवाद। बिलो द बेल्ट बातें होती है, विधानसभा में बिलो द बेल्ट बातें होती है, विधानसभा में माइक फेंक के मारे जाते हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा परिसर में 1.5 लाख ठूसे हो गए। ये बताइए, ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर बातचीत करना, दिक्कत तो ये है कि वो नहीं आशीष, प्रॉब्लम क्या है, सरकार कुछ बताती नहीं। जब सरकार चुप रहती है तो मार्केट में 10 खबरें आती है। हाँ, तो विपक्ष क्या भजन करे? सरकार के स्टेटमेंट का इंतजार करे? भजन ही करना है भाई। यही तो 5 प्लेन गिरे कि 6 प्लेन गिरे, ये सरकार बताए तो विपक्ष रेक्टिफाई कर देगा। सरकार ने कहा कि हमारा 1 ही प्लेन गिरा, तो हम बोलेंगे कि सरकार ने 1 प्लेन गिरा। हम तो कहीं गए नहीं ना, हमने नहीं बता दिया ना कि भारतीय फौज कराची में घुस गई, लाहौर में घुस गई। ये तो हमने नहीं बोला। जितना हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला इतना ही बोला हमने। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री बोलने को ही तैयार नहीं। सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो रहा है, या रोज ब्रीफिंग होती तो हमको पता पड़ता था। जब कुछ बोलेगा ही नहीं, फिर हमको भी जो पामिरियन मीडिया में चल रहा था, कराची पे हमला हो गया, हमको भी उसको बिलीव करना पड़ता। तो सरकार क्लियर कट स्टेटमेंट के साथ आ जाए कि चाइना ने जमीन कितनी दी, राहुल गांधी रेक्टिफाई कर लेंगे अपने आप को। यही दिक्कत ये है। इससे हो क्या गया आशीष, एक मैसेज देने का प्रयास किया गया।
कि राहुल गांधी देशभक्त थे। मैसेज सिर्फ राहुल को नहीं, राहुल को तो राहुल के नहीं, लिए तो दे दिया देशभक्ति पे, राहुल की सभी देशभक्ति के संदिग्ध, सभी के लिए राहुल की सभी के देशभक्ति लिए। संदिग्ध है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने अपनी टिप्पणियों से एक संदेह पैदा कर दिया कि राहुल की देशभक्ति संदिग्ध है। विदेश में जाकर के ये कहने वाले नरेंद्र मोदी कि पहले तो भारत में पैदा, हम कहां पैदा हो गए जी, उसकी देशभक्ति पर भी कभी टिप्पणी कर दीजिए, कभी कर दीजिए टिप्पणी। मैं कह रहा हूं, कोई घुमा फिरा सीधा कभी टिप्पणी करने का है क्या? है न्यायपालिका इस संकट के समय, ये संक्रमण का समय चल रहा है देश में, ऐसे समय न्यायपालिका यदि चुप रहे या न्यायपालिका अपने दायित्व से दूर हटते हुए जाए या न्यायपालिका पार्टी बनती दिखाई दे, तो फिर इस लोकतंत्र को भगवान भी नहीं बचा सकता। मैं आस्तिक होने के बाद भी बोलता हूँ कि भगवान की भी लिमिटेशन है। और इतना अब मुझे बताइए, बार बार ये कहा जाता है, चंद्रचूड़ जी बार बार कहते थे अपने भाषण में, न्याय होना महत्वपूर्ण नहीं, न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या हुआ? न्याय हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द किए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे दादागिरी से पैसे वसूले गए, इलेक्टोरल बॉन्ड कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, ये तो साबित हुआ। लेकिन जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे गदर मचाया, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? वही मैं कहने जा रहा था तो कि न्याय तो दिया, क्या न्याय हुआ? ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा, असंवैधानिक काम, सरकार ने असंवैधानिक किया। जिसने असंवैधानिक काम किया, नहीं, जिन जिन राजनीतिक दल इसमें लिपटे हुए थे सभी पे एक्शन लेते। सब पे लो, सब पे लो, सब पे लो, नहीं उस पे नहीं होगा। और असंवैधानिक कृत्य किया किसने? एक्सटॉर्शन गैंग में तब्दील किसने कर दिया एजेंसियों को कि जाओ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा लेके आओ। बहुत सारी चीजें हैं। आशीष जी, एक्सटॉर्शन तो वही करेगा जिसके पास ताकत होगी। और गांधी को गाली देने वाले, गांधी को गोली मारने वाले, संसद में गांधी पर टिप्पणी करने वाले, कभी उनकी देशभक्ति पर भी चर्चा कर लो, कभी की उनकी देशभक्ति, कभी हो जाए उस पर चर्चा। मुझे तो लगता है कि अब ओपन डिबेट का समय है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी, जैसे शनिवार रविवार सेमिनार्स में तो भाषण देने जाते हैं ना, उसी भाषण से खबरें बनती हैं, व्यूज आते हैं कि आज जज साहब ने करारा प्रहार किया, धागे खोल दिए, क्लास लगा दी, इस टाइप के पूरे थम हम लोग सब लिखते हैं, हमारे साथी सब, हम लोग भी लिखते हैं। तो ओपन डिबेट होना देश के सामने, ओपन डिबेट होनी चाहिए कि इस देश में तय कर लिया जाए कि देशभक्त होने के लिए क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी बनवा दीजिए, एक सीधा आदेश जारी करिए कि सरकार एक लाए, संसद में जो है बिल लाए, और उसमें बाकायदे एलिजिबिलिटी। सरकार को बिल लाने की जरूरत ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही एक गाइडलाइन दे दे, ये देशभक्त कहलाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोदी जी अध्यादेश ले आते हैं, आदेश पर अध्यादेश। सुप्रीम कोर्ट वहां पर मुंह नहीं खोलता, वहां पे नहीं बात होती है, वहां आदेश पर अध्यादेश, उसके पास संवैधानिक अधिकार क्या है। सभी को, अब मैं ये कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभी स्वार्थी हो गए इस देश में। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम पे जब प्रश्न उठता है और कानून बनता है तो वो कानून एक झटके से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति का कानून सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने दी हुई व्यवस्था के बाद भी बनता है, सर्वोच्च न्यायालय मौन, और चुनाव आयोग को खुला सांड बन के रोनने के लिए छोड़ दिया गया है। कोलेजियम पे हाथ मत डालो, भले देश की चुनावी प्रक्रिया पे हाथ डाल दो, कोलेजियम पे हाथ मत डालो, वहां पर अपना हित है। बिल्कुल सीधी बात है, बहुत बिल्कुल सीधी बात है। हालांकि अब न्यायिक व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर जब चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है तो एक बहुत महत्वपूर्ण शो आने वाला है न्यूज लॉन्चर पर, बहुत महत्वपूर्ण। वो शो देखने के बाद आप वाकई बहुत सारे सवाल आपको घेर लेंगे आपको। नहीं, आप जरूर देखिएगा वो शो देखने के बाद आने वाले समय में निर्णय कैसे होंगे इसको आज ही आप रेखांकित कर सकते हैं। आप भविष्यवेत्ता बन सकते हैं, बगैर कुंडली जाने, बगैर जन्म तारीख जाने, आप बता सकते हैं कि निर्णय कैसे होंगे।
वो शो आने वाला है, बस आप इंतजार कीजिए। इजाजत दीजिए फिलहाल हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।